हाय ऑल, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। ठीक है, अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सेम गोज विद 23 जैन 2023। क्लियर? लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए आर ब्लड वेसल्स, क्लियर, विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू द हार्ट। यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनसे ब्लड को कहाँ लेके आ रही है। लेट सपोज दिस इज योर हार्ट स्ट्रक्चर, दिस ब्लड इज रिच इन बी। ये जो ब्लड होता है वो किस कंपोनेंट में रिच होता है। दीज ब्लड वेसल्स है सी वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी है, सी वॉल्स है। नाउ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, जो ए बी सी है वो क्या है। हार्ट जो होता है ना, पहली बात तो आप ये समझिए कि हार्ट स्ट्रक्चर जो होती है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं इनमें मैमल्स और ब्लू व्हेल, इनमें कैसा होता है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दूसरी चीज, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं आर्ट्रियोल, यानी कि आलिंद, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निलय। इधर वाला जो पोर्शन होता है ना, जो नॉर्मल अपना लेफ्ट साइड होता है, साइंस के अकॉर्डिंग दिस इज योर राइट पोर्शन। ये वाला पूरा पोर्शन होगा आपका राइट और ये पूरा पोर्शन होता है आपका लेफ्ट। क्लियर? अब ये जो राइट आर्ट्रियोल है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक वेन आती है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट में सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, दैट इज योर वेना कावा। ठीक है, तो जो वेना कावा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है आपका सुपीरियर और एक होता है आपका इंफीरियर। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है ना, उसका मेन काम होता है, जो आपका एब्डोमेन पोर्शन है, एब्डोमेन पोर्शन से ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेकर आना। वो क्या करेगी, जो आपका एब्डोमेन पोर्शन है यानी कि स्टमक वाला जो पोर्शन है, वहाँ से ऊपर से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम में लेकर आती है। एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा, जो इंफीरियर होती है वो एब्डोमेन के नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आएगी। तो ये एक चीज़ और समझिए, जो वेन्स होती है ना, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरी होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ CO2 और अदर गैसेज होती हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें मेजर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो राइट आर्ट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इसका मेन काम होता है नीचे से जो ब्लड है वो वापस ऊपर मिक्स ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है और यहाँ पे आपकी एक आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं आउटा। आउटा जो होती है वो सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी आर्टरी है, और वेना कावा जो है वो सबसे बड़ी वेन है, सबसे बड़ी शिरा है। क्लियर? वेना कावा का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाना, राइट आर्ट्रियम में लाना। आउटा का काम होता है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। क्लियर? जो वेन्स वाला पोर्शन होता है वेंट्रिकल वाला, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और जो आर्टरीज होती हैं इसकी वॉल थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका काम जो होता है, एक तो पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आना और फिर पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। तो इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज लगता है, और जबकि वेन्स जो होती हैं उनमें प्रेशर स्लो होता है। यहीं पे एक चीज़ समझिए, वैसे यूजुअली जो वेन्स होती है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक वेन होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन होती है ना, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दूसरी चीज, एक होता है आपका लंग्स और एक होता है आपका किडनी। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, दैट हैपेंस ओनली इन लंग्स। ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है आपका, लंग्स के अंदर। क्यों? लंग्स में एल्वियोलाई होती है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। इफ एनीवन आस्क्स टू यू कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, दैट हैपन्स ओनली इन किडनी। ठीक है, जो रीनल पोर्शन होता है किडनी, वहाँ पे आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं, और जो यूजफुल होता है उसको वापस से बॉडी में पुश किया जाता है। ठीक है, यहाँ होता है आपका ट्राइकस्पिड बॉल और यहाँ होता है आपका बाइकस्पिड बॉल। जो ट्राइकस्पिड बॉल है उसे बोलते हैं त्रिबलनीय कपाट, और जो बाइकस्पिड बॉल होता है उसे हम बोलते हैं द्विबलनीय कपाट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट के सभी पार्ट से। ठीक है,
यानी कि जो आपका हार्ट है उसके जितने भी पार्ट हैं उनसे वो ब्लड को कैरी कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये होगा आपका वेन्स। ठीक है, जो वेन्स होती है उसमें क्या होता है, आपका हार्ट का जितना भी पार्ट है वहां से ब्लड को कैरी किया जाता है। दूसरा, ये ब्लड किस में रिच होगा, CO2 में, क्योंकि ये कैसा होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो वेन्स की ब्लड वेसल्स होती है वो हमेशा थिन वॉल्ड होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, थिन वॉल्ड। क्लियर। ये हार्ट से सभी मतलब ये जो ब्लड वेसल है वो ब्लड को कैरी करती है बॉडी के जितने भी पार्ट है ना वहां से हार्ट तक, यानी कि सभी अंगों से हृदय तक रक्त को ला रही है। तो अभी आपको बताया था जो वेना कावा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है हार्ट में। ठीक है, यहाँ से लंग्स में ब्लड जाता है, प्यूरिफाई होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वेन, CO2 और थिन। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की वॉल हमेशा थिक होती है और वेन्स की वॉल जो होती है वो हमेशा थिन होती है, क्योंकि आर्टरीज पे प्रेशर लगता है। सेकंड चीज अगर हम समझें, जो आर्टरीज होती है उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है। अगर वेन्स की बात करें तो पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो हार्ट का ये हम पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं ब्लड फ्लो की, दिस इज कॉल्ड योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पे सबसे पहले काम किया था आपका विलियम हार्वे ने। ओके, आई जस्ट होप कि आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ क्लियर हुए हों। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सब्सटेंस है और मोड ऑफ स्टोरेज एंड लैब है। ये सब्सटेंस जो है उसको केरोसिन में रखा गया है। तो जो सोडियम होता है उसको हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है ये तुरंत फट जाता है। तो यहाँ पे सोडियम होगा। फॉस्फोरस क्या है, आपका नॉन मेटल होती है, इसको आप बाहर वैसे रख सकते हैं। फिर है ग्लास बॉटल। जो ग्लास बॉटल होता है उसके अंदर किसको रखते हैं हम, मरकरी जो होता है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन अ ग्लास बॉटल। जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर आपका मरकरी प्रेजेंट होता है। मरकरी की ट्यूब जो थर्मोमीटर है दैट इज ऑल्सो ग्लास, तो ये क्या होगा आपका मरकरी। क्लियर, यहाँ पे मरकरी है, सोडियम हो गया A, B मरकरी हो गया। C बात करें अंडर वाटर, अंडर वाटर किसको रखते हैं हम, फॉस्फोरस को, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर सोडियम को पानी में रख देंगे तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलते ही वो फट जाएगा। फोर्थ है आपका प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक बोतल आपने देखी होंगी, ब्लैक कलर की बहुत प्लास्टिक बोतल्स लेबोरेटरी में रखी रहती है। अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स होते हैं ऐसे वाइट कलर के, उनको हम प्लास्टिक बोतल जो है उसमें भर के रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका, इसकी pH जो होती है वो 7 से ऊपर होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये 14 की तरफ मूव करता है, इसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। केरोसिन में किसको रखते हैं हम, सोडियम को, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसको पानी में डाल के नहीं रखा जा सकता। ग्लास बॉटल में किसको रखा जाता है, मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है थर्मोमीटर में होता है। थर्मोमीटर की ट्यूब किसकी होती है, आपकी ग्लास की। अंडर वाटर किसको रखते हैं हम, नॉन मेटल, दैट इज योर फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है इट नेवर रिएक्ट्स विद वाटर। क्लियर, अगर आप फॉस्फोरस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। प्लास्टिक बोतल में क्या रखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट, और यही अगर आप सोडियम को वाटर के साथ रखेंगे तो ये तुरंत रिएक्ट करके बना लेगा आपका नेक्स्ट कंपाउंड। ठीक है, NaOH का होल ट्वाइस। अब है X इज ए डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बींग्स विच डजंट कंटेन एनी एंजाइम। यहाँ पे बोला है कि X जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, जिसमें कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं होता। अब एक ग्लैंड होती है आपकी एक्सोक्राइन और एक ग्लैंड होती है आपकी एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होती है ना वो ग्लैंड एंजाइम और जूस सिक्रीट करती है। क्लियर, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, जूस भी होते हैं, और एक और होता है आपका हॉर्मोन्स। क्लियर, ये तीनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर आपसे पूछे कि पेनक्रियाज क्या है तो पेनक्रियाज आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जूस भी बनता है, इसमें एंजाइम भी होता है और इसमें हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इफ ही इज नॉट स्पेसिफाइंग एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन देन इट्स योर लिवर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि मानव में एक्स जो है वो एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है मतलब वो क्या है, कंप्लीटली एक हार्मोन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। X इज ए डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बींग्स विच डजंट कंटेन एनी एंजाइम।
जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ हार्मोन्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है इसके अंदर क्या होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना वो हमेशा डक्ट फुल होती है, यानी कि डक्ट्स के थ्रू वो अपने एंजाइम को फ्लो करती है, जबकि एंडोक्राइन जो होती है डक्टलेस होती है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड में ही ये पूरी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। अब यहाँ पे देखें कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो उसमें एंजाइम भी होगा, जूस भी होगा। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स भी होते हैं। सलाइवरी जूस, इसमें आपकी लाला ग्लैंड होती है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, ये सारे एंजाइम्स हैं। लेकिन बाइल जूस सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। दिस सिंपली कंटेन्स योर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो अगर आप पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ पे सिक्रीट होते हैं। और बाइल जूस जो होता है वो लिवर सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस लिवर सिक्रीट करेगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, आपके गॉल ब्लैडर में। क्लियर, आई जस्ट होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 64। अब यहाँ पे आपसे पूछा है सुनीता वॉन्ट्स टू बाय अ कंटेनर टू स्टोर मैंगो पिकल, शी शुड बाय, मतलब सुनीता जो है वो आम के अचार को स्टोर करना चाहती है, तो उसके लिए उसे कौन सा पात्र खरीदना चाहिए। स्टील कंटेनर, एज स्टील डजंट रस्ट, स्टील रस्ट होता है लेकिन दैट्स ए वेरी स्मॉल प्रोसेस, क्योंकि स्टील जो है वो एक मिश्र धातु होती है जिसकी वजह से इनका रस्टिंग जो है वो रस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। प्लास्टिक कंटेनर एज इट इज इनएक्सपेंसिव, ग्लास कंटेनर एज इट डजंट रिएक्ट, द कंटेनर एज इट डजंट रिएक्ट। तो बेसिकली घरों पे भी आपने देखा होगा जब मम्मी अचार डालती हैं तो हम बेसिकली मिट्टी का जो मर्तबान होता है यानी कि चीनी मिट्टी का उसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अचार में जो खट्टापन होता है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो ग्लास कंटेनर है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सो बी यूज ग्लास कंटेनर। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडेप्टेशन फीचर ऑफ ट्रीज इन माउंटेन्स। तो जो माउंटेन ट्रीज हैं उनके आपसे यहाँ पे फीचर्स पूछे हैं कि माउंटेन ट्रीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स, ये हमेशा डेजर्ट प्लांट्स में होता है। क्यों, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं एक तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इनको पानी बहुत कम मिलता है। डेजर्ट में बारिश तो होती नहीं है इतनी, तो उस केस में क्या है, रूट्स जितना ज़्यादा पेनिट्रेट होंगी उतना ज़्यादा ये पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। निडल लाइक लीव्स, कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें भी निडल लाइक लीफ होती है, और जितने भी आप माउंटेनियरिंग ट्री देखेंगे, ठीक है, पहाड़ी एरियाज में उनकी पत्तियां ऐसे होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्नोफॉल होता है या बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो ये तुरंत फिसल के नीचे गिर जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं, इस तरह से ये स्लोप जैसी ब्रांचेज होती है जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पत्तियों पे ना टिक पाए। अगर बर्फ़ पत्तियों पे सस्टेन करेगी तो धीरे धीरे पत्तियां डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। वैक्सी और थिक स्टेम, जो थिक स्टेम होता है ना वो आपका जीरोफिटिक प्लांट्स का होता है, यानी कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं ये उनका फीचर होता है। क्यों, क्योंकि जब स्टेम थिक होगा और उनकी वैक्सी स्ट्रक्चर होगी तो उसमें क्या होगा, ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो इन प्लांट्स में धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी। लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, ये आपका एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उनका फीचर होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं यानी कि वेलिस्नेरिया है और जो जितने भी आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पत्तियां पानी को टच करती हैं। अगर इनकी ऊपर वैक्सी कोटिंग ना हो तो पानी की प्रेजेंस की वजह से ये धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएंगी और जो स्टोमेटा है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर वैक्सी कोटिंग कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। निडल लाइक पत्तियां होती हैं और स्लोपी ब्रांचेज होती हैं। लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट डेजर्ट प्लांट का होता है, जीरोफिटिक प्लांट। वैक्सी और थिक स्टेम, दैट इज ऑल्सो द मेन फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट और योर कैक्टस प्लांट। लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, ये आपका जितने भी सबमर्ज्ड वाटर प्लांट होते हैं उनका एक मेन फीचर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डोंट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, किस प्रोसेस में केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। डिजॉल्विंग शुगर इनटू मिल्क, लेट सपोज आपने मिल्क के अंदर शुगर डिजॉल्व किया तो आपको कोई नया कंपाउंड मिला, नहीं मिला। ये हो सकता है दैट इज ए रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीटली आपका फिजिकल चेंज होता है। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये आपका केमिकल चेंज है, ये आपका फिजिकल चेंज है।
जब आप मिल्क से कर्ड बना दे रहे हो तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंक्लूड होता है। मिल्क एक अलग प्रोडक्ट है और कर्ड बिल्कुल अलग है। अब आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, एक नया सब्सटेंस बन गया और दिस इज कम्प्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, दही से आपने बटर मिल्क बनाया, प्रॉपर्टी तो दही की रही, वो आपने बस उसकी फॉर्म चेंज की, इसमें ये सॉलिड फॉर्म में था, इसमें लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है आपका फिजिकल चेंज है। मेकिंग कॉटेज चीज फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे क्या हुआ, दूध से आपने एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसको आप वापस से उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, तो ये क्या है यहाँ पे एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जो होता है इसमें प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और ये एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों टाइप के चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और ये हमेशा एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबशन ऑफ फ्यूल, और जिसमें भी आपको नया प्रोडक्ट बनता दिखे दैट इज योर केमिकल चेंज। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी योर बी एंड डी, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे पूछा है, ओके आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज नहीं है, तो ए और सी जो है उनमें केमिकल चेंज नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ह्यूमन बींग्स में जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जो दो बच्चे यानी कि ट्विंस जो होते हैं वो एक साथ होंगे लेकिन उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग होगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एज इट इज दिखते हैं, जैसे आपने जुड़वा मूवी में देखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट थे, बिल्कुल ऐसा लगता है कार्बन कॉपी हो। लेकिन कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। अब एक चीज समझिएगा, ये आपका होता है स्पर्म, ठीक है, ये होता है आपका एग, ये जब फर्टिलाइज होते हैं तो बनता है आपका जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो हमेशा 2n स्ट्रक्चर होती है। ये स्पर्म होता है आपका न्यूक्लिएटेड, ये होता है आपका सिंगल सेल, ये n मिलके बनाते हैं 2n जाइगोट को। अब उसके बाद जाइगोट जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन होता है यूट्रस में। यूट्रस में जब इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद इसमें डिवीजन होते हैं और आपका फीटस बनता है, क्लियर। अब यहाँ पे पूछा है आपसे फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, दो एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं किससे, दो स्पर्म से, ठीक है। यानी कि यूजुअली एक स्पर्म और एक एग फर्टिलाइज होकर आपका जाइगोट बनाते हैं, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, दो एग होंगे और दो ही स्पर्म होंगे, ये जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तब आपके क्या बनते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, तो एक एग जब दो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तब जो ट्विंस बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स एंड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे गो फॉर अंडर वाटर डाइविंग, द मेन रीजन फॉर दिस इज, जब अंडर वाटर डाइविंग हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और अलग तरीके का सूट पहनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अंडर डाइविंग वाटर हम करते हैं तो उसमें जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो प्रेशर क्या होता है आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो प्रेशर की वजह से आपके बॉडी पे एक प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है तो आपके ऊपर एक अलग प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और एक अलग तरीके का स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो जब कोई जल के भीतर जाता है तब गहराई के साथ जल के दाब में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, क्लियर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए पहाड़ों पे खाना बनाने में मुश्किल आती है, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपको ये डाउट क्लियर हुआ, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। When ice melts into water, which of the following process takes place? जब आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है तो इसमें कौन सी प्रोसेस जो है वो जगह ले रही है। हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज नीदर एडेड नॉर रिमूव्ड, हीट इज फर्स्ट एडेड एंड देन रिमूव्ड। जब बर्फ पिघल रही है, कोई भी चीज अगर पिघल रही है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें क्या है, हीट को ऐड किया जा रहा है। सिस्टम यहाँ पे क्या है आपका आइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मेल्ट होके किस में बदल रहा है, वाटर में। तो हीट जब ऐड होगी यानी कि आइस ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब हुई तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कि वाटर इज फ्रीजिंग इनटू आइस तो उस केस में क्या होता, हीट जो होती है वो रिमूव हो रही है किससे, सिस्टम से, क्लियर।
जो आइस है वो क्या करता, हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह वाटर जो है वो हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, निकाय जो है उसने ऊष्मा का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो सिस्टम है उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है यानी कि इनटेक किया है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। और निकाय से अगर ऊष्मा का निष्कासन होता तो उसमें वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आइस में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है इस प्रोसेस में, वाटर में, और यहाँ पे वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आइस में। क्लियर? सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होती है, स्ट्रॉन्ग और टेम्परेरी होती है, वीक और परमानेंट होती है, वीक और टेम्परेरी होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड टेम्परेरी। क्लियर? ये आपका बेसिक लाइन क्वेश्चन है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली वैसे याद रख पाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है आपका दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड टेम्परेरी। आप जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो वहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे कॉइल होती है, वायर की एक कॉइल होती है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास किया जाता है। ये जो कॉइल होती है वायर की, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और जैसे जैसे इसमें पार्टिकल्स मूव होते हैं ना, जब आप किसी में करंट फ्लो करोगे तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो मूव होना स्टार्ट होंगे, और जैसे ये मूव होना स्टार्ट होते हैं तो सराउंडिंग में ये क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक रेज जनरेट होती हैं। तो वायर की जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो कॉइल है इसकी वो अपने आप मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी टेम्परेरी होती है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट हटाएंगे वो वापस अपने आप अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। क्लियर? मैं वापस समझा देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इसमें क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं, वायर की एक कॉइल होती है, और जैसे ही इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वायर की जो कॉइल होती है वो क्या करती है, एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाएगी। ये कॉइल मैग्नेट बन जाती है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप किसी भी पार्टिकल को लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल होती है ये सब इसी पे बेस्ड होती हैं। कल हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके 3 इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट होता है आपका जितने भी हीटर वगैरह काम करते हैं। केमिकल इफेक्ट होता है आपका जो हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिंक की जो कोटिंग की जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है और टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं है ये। मैच द फॉलोइंग, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात तो आप ये समझिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो हमेशा कॉनकेव मिरर जैसी होगी। लेट सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सेम होगी। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको ये बताना है कि कॉनकेव मिरर जो है उसमें क्या होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है ना, ये हमेशा हम जिनको मायोपिया होता है यानी कि नियर साइटेडनेस, यानी कि जिनको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, उनको हम कॉनकेव मिरर यूज करवाते हैं। उनके जो ग्लास होते हैं ना उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, जस्ट ए सेकेंड, कॉनकेव मिरर जो होता है वो किस में यूज होता है, सॉरी, टॉर्च लाइट में। ठीक है, ये किस में यूज होता है आपका, टॉर्च लाइट में। जितने भी आपके डेंटिस्ट होते हैं या कार की जो हेडलाइट होती है वो हमेशा कॉनकेव मिरर होती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बहुत क्लोजली बड़ा करके देखना हो तो ये उसमें हेल्प करते हैं। कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका मायोपिया में यूज होता है, यानी कि जिनको निकट दृष्टि दोष होता है। पास का ऑब्जेक्ट उनको क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में उनको दिक्कत आती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये होता है आपका व्हीकल्स जो होते हैं, आपने गाड़ी वगैरह देखिए, ट्रक वगैरह होते हैं, उनके जो रियर व्यू होता है यानी कि साइड जो मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, हमेशा इरेक्ट होती है और हमेशा डिमिनिश्ड होगी।
आप देखिएगा उन मिरर्स में बहुत पीछे तक के आपको व्हीकल्स दिखाई देते हैं, तो इमेज छोटी है तभी तो वो दिखाई दे रहे हैं। इमेज हमेशा सीधी दिखती है, अगर उल्टी दिखेगी तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसमें माइक्रोस्कोप में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, आप छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। वापस देख लेते हैं, जो कॉनकेव मिरर होता है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, टॉर्च लाइट्स में। क्यों? क्योंकि ये सारी जो रेज होती है ना उनको इकट्ठा कर देती है। गाड़ी के आगे की जो हेडलाइट होती है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो एकदम से सारी लाइट एक जगह इकट्ठा होती है और बहुत दूर तक जाती है, तो वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस जो होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में। इसमें पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये आपका रेयर व्यू जो होता है व्हीकल्स में उसको देखने के काम में आता है, यानी कि जो लेटरल मिरर होते हैं साइड मिरर्स उसमें यूज़ होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, क्योंकि आप किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को उसको जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी वही आपकी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होगी, और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी वही आपकी कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होगी। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज शो करता है। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड इमेज होगी, यानी कि छोटी इमेज होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये वर्चुअल भी शो करते हैं, इरेक्ट भी शो करते हैं, रियल भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इनकी हमेशा सिर्फ तभी बनेगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी इमेज फोकस और पोल के बीच में होता है, तब इनकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और वो कैसी होगी, आपकी छोटी इमेज होती है। और अगर रियल और इन्वर्टेड है तो वो बड़ी भी होती है, इक्वल इमेज भी होती है और छोटी इमेज भी मिलती है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डीटी ग्राफ जो होता है, ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है, बहुत घुमा घुमा के पूछता है, ध्यान से करके जाइएगा। डीटी ग्राफ जो होता है, दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर टाइम। तो यहाँ पे पूछा है कि किस केस में जो डीटी ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि इस तरीके का ग्राफ कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब आपको हमेशा ऐसा ग्राफ मिलेगा। कैसे? लेट सपोज आपकी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। क्लियर? अब 1 घंटे में भी आपका ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पे है, 2 घंटे में भी आपका ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पे है, 3 घंटे में भी ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पे है और 4 घंटे में भी ऑब्जेक्ट आपका 5 किलोमीटर है। तो आपका पोजीशन क्या हुई, कैसे रहेगा डिस्टेंस का ग्राफ, दिस वे। तो ये क्या होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आप बनाते हो। तो इसमें क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। On a new moon day, the moon is in between the earth and the sun. On a full moon day, the earth is in between the sun and the moon. बेसिकली यहाँ पे अमावस्या पूर्णिमा की बात की है, जिसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स जो होता है वो आपका कब होगा, अमावस्या के दिन। और जो ल्यूनार एक्लिप्स होता है दैट इज योर पूर्णिमा। क्लियर? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो जो न्यू मून डे होता है उसके दिन क्या होता है, मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो धरती के और सूरज के बीच में आ जाता है। ठीक है? यहाँ क्या है आपका मून और ये होगी आपकी अर्थ और ये होता है सन। और जो फुल मून डे होता है उसमें क्या होगा, अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है और आपका बी भी करेक्ट है, बोथ आर ट्रू। ठीक है? बेसिकली इसमें यही बताने की कोशिश की है कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है और ल्यूनार एक्लिप्स में क्या होता है। जो सोलर एक्लिप्स होता है दैट इज योर न्यू मून डे। इस दिन जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, और वो पूर्णिमा होती है उस दिन जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। दिस इज सोलर एक्लिप्स, दिस इज ल्यूनार एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स हैपन्स ऑन द अमावस्या एंड ल्यूनार एक्लिप्स हैपन्स ऑन द पूर्णिमा। ओके, सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। Next is your question number 74. A fish in a lake appears to be larger and reaches to a man standing on the shore. The light rays reaching the man from the fish in the water bend away from the normal. यहाँ पे आपसे ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दे और आल रिलेटेड विद अपवर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन होता है
रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है लाइट आएगी, टकराएगी तल से और वापस लौट जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। नॉर्मल यहाँ पे होता है आपका अभिलंब। कैसे, लेट सपोज ये लाइट इस तल से टकराई, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका एक मीडियम है, ये हटा दीजिए। दूसरा देखते हैं, ये कोई प्लेन है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, आपतित किरण, ये इस प्लेन पर टकराई, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा, या तो ये नॉर्मल के पास आ जाएगी, ठीक है, या फिर ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। लेकिन ऐसा होता कब है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है। अब अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, घनत्व जो है अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। और अगर रेयर टू डेंस मीडियम जा रही है तो लाइट जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के पास आ जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, जो मछली है, फिश जो है वो बड़ी दिख रही है और थोड़ी सी ऊंची उठी दिख रही है। क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम जो है उसका चेंज हो रहा है, वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। और लाइट रे जो होती है वो पहुंच रही है मैन फ्रॉम द फिश इन द वाटर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हट रही है। जब अभिलंब से दूर मुड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, लाइट डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है। लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हुई है, मछली से। मछली कहाँ है, पानी में। लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर मीडियम, यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा आपका डेंस मीडियम, पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी होती है और उसके बाद गैस की डेंसिटी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, लाइट रेज जो होती हैं वो मछली से व्यक्ति की तरफ जा रही हैं। मछली कहाँ है, पानी में। पानी में डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। वो कहाँ गई, लाइट रिफ्लेक्ट होके आदमी की आंख में। आदमी कहाँ खड़ा है, ऊपर, वहां क्या है, एयर मीडियम है, तो वहां क्या हो गया, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्यों, क्योंकि एयर में क्या है, डेंसिटी कम होती है। तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है आपकी, डेंस टू रेयर मीडियम, और उस केस में क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जिसकी वजह से मछली की अगर रियल पोजीशन यहाँ है तो वो हमको थोड़ा सा यहाँ दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से वो दूर हटी है और वो थोड़ा सा ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। जो अपवर्तन है उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, सिक्का जो है वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, मछली जो है वो उठी हुई क्यों दिखाई देती है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर कोई शिकारी है उसको मछली में भाला मारना है तो वो किस तरीके से मछली की आंख में भाला मारे। ये सब आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक सिंबल फंडा होता है कि इसमें लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, जिसकी वजह से चीजें हमें उठी हुई दिखाई देती हैं। और अगर लाइट रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, लाइन जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की होती है और फिर गैस की होती है। तो मीडियम आपको मालूम करना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि ये डेंस मीडियम है कि रेयर मीडियम है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की जो आर है वो सही रूप से व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। द शेप ऑफ पैराशूट इज सच दैट इट एक्सपीरियंसेस व्हाट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। जो पैराशूट होता है उसका जो आकार है वो इस प्रकार का है कि यह वायु के कारण किस घर्षण का अनुभव करता है, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य और अनंत। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैक्सिमम। जो पैराशूट होता है उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है कि वो एयर की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील करता है। फ्रिक्शन जो होता है ना वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है। कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मान लीजिए ये कोई बक्सा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको अपनी तरफ यहाँ पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में उधर की तरफ पुश करेगा। फ्रिक्शन जो होता है वो दो संपर्कित सतहों के बीच लगता है। तो इसमें क्या होगा, पैराशूट का जो शेप होती है वो इस तरीके की बनाई जाती है, बहुत बड़ा होता है पैराशूट, जिससे फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हवा जब टकराएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा घर्षण होगा। और आपने देखा होगा पैराशूट जो है वो इतना मतलब दूरी पे नहीं चला जाता कि इंसान पकड़ में ही ना आए। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक्सिमम। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Goldsmith blows the A zone of the flame with a metal blow pipe to melt gold.
द कलर ऑफ दिस जोन इज बी एंड दिस जोन ऑफ सी कंबशन। बेसिकली यहाँ पे फ्लेम का क्वेश्चन है। ये आपकी फ्लेम है, इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लू पार्ट, जो ब्लू फ्लेम होती है दैट इज योर नॉन ल्यूमिनस पोर्शन। सबसे ज्यादा हाईली फ्लेमेबल जो पोर्शन होता है, बहुत ज्यादा गर्म और कंप्लीटली दहन जिसमें होता है, कंप्लीटली मतलब बर्निंग पोर्शन जो है दैट इज योर ब्लू फ्लेम। उसके बाद होता है आपका ऑरेंज फ्लेम। जो ऑरेंज फ्लेम होती है ये आपका ल्यूमिनस पोर्शन होता है, ठीक है, ये पार्शियली हॉट होता है, क्लियर। फिर होता है आपका ब्लैक। ब्लैक जो होता है ये मोमबत्ती में आपने देखा होगा नीचे वैक्सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन होता है जहां से मोम पिघलता है, सबसे ज्यादा लीस्ट हॉटेस्ट पोर्शन होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो सोनार है वो क्या कर रहा है, सोने को गलाने के लिए फूकने से ज्वाला का जो ए क्षेत्र है उस पर फूक मार रहा है। मेन फोकस उसका कहाँ है, ए वाले पोर्शन पे। इस क्षेत्र का रंग है बी और ये सी का है, और ये एक सी दहन क्षेत्र है। पहली बात तो उसने ए पे फोकस किया है। ए कौन सा होता है आपका ब्लू फ्लेम, बी कौन सा होता है आपका ऑरेंज फ्लेम, सी होता है आपका ब्लैक फ्लेम। तो यहाँ पे क्या होगा ब्लू, तो ब्लू क्या है सबसे बाह्यतम, ये हो गया आपका। दूसरा, ये किस कलर का होता है ब्लू, इसका कलर क्या होता है आपका ब्लू। और कंबशन कैसा होता है इसमें कंप्लीट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट कंबशन शो करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सटर्नल पोर्शन होता है आउटर मोस्ट, ब्लू फ्लेम होती है और कंप्लीटली कंबशन को शो करती है। मेटल X displaces metal Y from its salt solution but not able to displace metal Z from its salt solution. Metal Y displaces metal W from its salt solution. Which of the following depicts correct order of reactivity of the metal? रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सीटेट हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेटल X जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, मेटल Y को। तो इन दोनों में जो है X हाईली रिएक्टिव है Y से, क्योंकि धातु Y को धातु X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है, ठीक है। X ने किसको विस्थापित किया, Y को, तो यहाँ पे X हाईली रिएक्टिव हुआ। लेकिन धातु Z जो है उसको उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। जो X है वो Y को तो विस्थापित कर देता है, क्योंकि Y के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव है। लेकिन जैसे ही उसको Z वाली मेटल में डालते हैं, Z का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें डालते हैं, वहां ये Z को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो यहाँ क्या हुआ, Z हाईली रिएक्टिव हुआ एज कंपेयर टू X, क्योंकि Y को तो कर रहा है लेकिन Z को नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि Z उससे ज्यादा रिएक्टिव है। धातु W जो है उसको धातु Y उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो Y ज्यादा रिएक्टिव हुआ एज कंपेयर टू W, क्योंकि Y ने क्या किया, W को हटा दिया। तो धातु की जो रिएक्टिविटी है उसके सही क्रम का निम्नलिखित में से कौन चित्रण करता है। तो यहाँ पे देखिए Z हाईली रिएक्टिव है, फिर उसके बाद X है, फिर Y है और फिर आपका W है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, कि Y को धातु X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है, तो X हाईली रिएक्टिव होगा। Z को वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो Z मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू X। और W जो है उसको Y सॉल्यूशन से विस्थापित कर रहा है, तो Y जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू W। मिल्क इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेप्ट। जो दूध होता है वो कई विटामिन और खनिजों से समृद्ध होता है सिवाय किसके। ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा, बेसिक लाइन क्वेश्चन है। जो दूध होता है ना, इसमें विटामिन सी आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी ये हमेशा सिट्रस फ्रूट्स में होता है। अगर विटामिन सी दूध में होगा तो दूध क्या होगा, वैसे ही फट जाएगा। तो ये क्या है आपका बिल्कुल एब्सेंट होता है। जो दूध होता है उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं आपके, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होगा, ठीक है ना। ही दूध में आयरन होता है। क्लियर, तो लोहा और विटामिन सी नहीं होगा, लोहा और विटामिन ए नहीं हो, फिर विटामिन ए होता है लेकिन आयरन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ना तो लोहा होता है और ना ही विटामिन सी होता है, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। फास्फोरस होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता, फास्फोरस होता है, विटामिन ए होता है, आयरन नहीं होता लेकिन विटामिन ए होता है। तो इसमें पूछा है कि विटामिन और खनिजों से समृद्ध है दूध, लेकिन क्या चीज नहीं होती, एक तो विटामिन सी कभी नहीं मिलेगा आपको, और एक उसमें आयरन कभी भी नहीं मिलता है। आयरन हमेशा आपका पालक में होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को
जो पालक होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, तो जिनको पथरी की बीमारी होती है, किडनी स्टोन, उनको सबसे पहले पालक, दूध और टमाटर जो है वो खाने से मना किया जाता है, क्योंकि दूध में भी क्या होता है आपका कैल्शियम, जिसकी वजह से आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एन एनिमल सेल। इनमें से कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एनिमल सेल होती है उसमें सबसे पहले होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद इसमें अंदर बीच में होता है एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, साइड में बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल होती है, फिर मेम्ब्रेन होती है, बीच में वैक्यूल होती है, साइड में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल वॉल का मेन काम होता है प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, और ये क्या होती है कंप्लीटली परमिएबल होती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दिस इज योर सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं उनको ही ये सिर्फ अंदर आने देती है, हर एलिमेंट इस सेल के थ्रू पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स पूछे हैं, सेल मेम्ब्रेन होगा लेकिन सेल वॉल नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, सेल शेप सब चीज देती है। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस ही है जिसमें आपका आगे सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी प्रोसेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम ए, यानी कि ए से कौन सा हार्मोन जो है वो बी को स्टिमुलेट करता है सी को रिलीज करने के लिए फीमेल्स में। तो जो मास्टर ग्लैंड होती है दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सारे हार्मोन्स जो है या फिर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है। जो अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो गलगन रोग हो जाता है। दीज ऑल आर विच यू हैव रीड। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हार्मोन जो है वो किस चीज को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो यूट्रस में ओवरी जो है वहां से एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ओवरी ह्यूमन बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और वहां से क्या होगा आपका एस्ट्रोजन रिलीज होगा। अगर आपसे पूछे कि फीमेल जो होते हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन और एक होता है आपका एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है दिस इज कॉल्ड योर प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर। और अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो जितने भी हमारे मेनार्क स्टेज होती है, ठीक है, उसको प्रमोट करना। दूसरा, जितनी भी हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो सारी चीजें हमारी एस्ट्रोजन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। और प्रोजेस्टेरोन इज कंप्लीटली रिलेटेड विद योर प्रेगनेंसी हार्मोन। ये कहाँ से सीक्रेट होता है आपका, ओवरी से। क्लियर। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट ओवरी टू रिलीज एस्ट्रोजन। क्लियर। यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन अंडाशय से उद्दीपित करके स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करता है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। यहां से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड। क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड होता है जो आपके वन लाइनर्स हो गए या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यूज हो गए, ये सारे आपके कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है जिसमें बच्चा अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। वाई आर स्टेम्स ऑफ कैक्टस सक्यूलेंट। कैक्टस का तना गूदेदार क्यों होता है, इसका सिंपल आंसर है वाई पोटैटो इज ए स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम होता है, इसका सिंपल आंसर है
लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेम एंड रूट, इसके बारे में कोई भी बच्चा रट के बता देगा। लेकिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो स्टेम, ये क्वेश्चन जो है ये बच्चे की क्रिएटिविटी को डिनोट करेगा। बच्चा इसका आंसर अपने तरीके से देगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अगर रचनात्मक बच्चे का आकलन करना हो तो उसमें क्रिएटिविटी जानने के लिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस डालते हैं। Which of the following activities is best suited to sensitize the learners regarding water conservation in grade 6? जो जल संरक्षण है उसके संदर्भ में कक्षा 6 के बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कंडक्टिंग ए स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, मतलब नारे लिखने के लिए ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना? नहीं, इसमें बच्चा सेंसिटाइज नहीं होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट वाटर ऑडिट इन नेबरहुड, आस्किंग स्टूडेंट टू डिजाइन ए पोस्टर, इसमें बच्चे के अंदर कौन सी सेंसिटिविटी जगेगी? कंडक्ट ए डिबेट ऑन द टॉपिक, ये सारे जो है वो बच्चे की एक्टिवेशन को दिखाएंगे। बच्चा एक्टिविटी मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे को संवेदनशील बनाना है तो हमें क्या करना है? बच्चों से कहना है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट वाटर ऑडिट इन नेबरहुड। ठीक है, बच्चा जब अपने नेबरहुड में जाके पास पड़ोस में जल के बारे में मालूम करेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितना वाटर यूज होता है, कितना वाटर वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या है बच्चा उन चीजों से जुड़ता है। तो उसमें क्या होगा? बच्चे के अंदर सेंसिटाइजेशन डेवलप होगा। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेहा वाइल वर्किंग विद मैग्नेट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन हर कॉपी। नेहा जो है जब मैग्नेट्स के साथ काम करती है तो वो कुछ स्टेटमेंट्स है जिनको अपनी कॉपी में लिखती है। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ए मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी, यानी कि ए चुंबक का उत्तरी सिरा और बी चुंबक का उत्तरी सिरा जो है वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो अट्रैक्ट करता है और सेम पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्या चीज है? लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ए ऑब्जर्वेशन है, बी इन्फेरेंस है, ए इन्फेरेंस है, बी ऑब्जर्वेशन है, ए और बी दोनों ही ऑब्जर्वेशन है, ए और बी दोनों ही इन्फेरेंस है। पहले में उसने क्या किया है? ए चुंबक का उत्तरी ध्रुव बी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से हट जाता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, जब उसने करके देखा तो उसने डायरेक्ट उसको अपनी कॉपी में लिख दिया। लेकिन इसके बेसिस पे इसने क्या किया? ये एक निष्कर्ष निकाला कि एक ही मैग्नेट के दोनों जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पहला वाला है और इन्फेरेंस दूसरा वाला है। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज जब आप करके देखते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फर्स्टली यू विल ऑब्जर्व इट, देन यू विल फाइंड आउट द इन्फेरेंस। क्लियर। निष्कर्ष तभी निकलेगा जब आप पहले उस चीज का अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट है लर्नर्स मिसकंसेप्शन, मेनी साइंस टॉपिक्स टेंड टू बी स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। बच्चे क्या करते हैं? कुछ चीजों को लेके अपनी नेव थ्योरी बना लेते हैं। ठीक है, और उस चीज को चेंज करना एक टीचर के लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी थ्योरी बना ली कि कोई भी जो बैलून है अगर वो इन्फ्लेट हो गया तो हम उसको वापस से अगर वो डिफ्लेट हो गया तो हम उसको वापस से इन्फ्लेट नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं फुला सकते। अगर ये मिसकंसेप्शन उसने बना लिया है तो आप कितना भी उसको चीजें प्रैक्टिकली समझा के दिखाइए, कितना भी उसको करके दिखाइए, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ उसकी न्यू थ्योरीज जो होती हैं या मिसकंसेप्शन जो है वो स्टेबल हो जाते हैं और बिल्कुल बच्चा उन चीजों को लेकर रेजिस्ट हो जाता है। क्योंकि ये आइडियाज जो होते हैं वो बहुत एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है अधिक मतलब मैक्सिमम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को वो क्या करते हैं? मर्ज अप कर देते हैं। क्लियर। मतलब बच्चा क्या करता है? अपने तरीके से साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिक्स कर देगा, जिसकी वजह से उसकी उस थ्योरी को चेंज करना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ए और आर जो है वो दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि बच्चे विज्ञान के कई विषय में शिक्षार्थी की जो भ्रांति होती है वो स्थायी और परिवर्तन विरोधी होती है, क्योंकि ये विचार एक से अधिक विज्ञान की संकल्पनाओं से उत्पन्न हुए हैं। बच्चा अपने तरीके से अपनी ही एक थ्योरी को डेवलप करता है। Which of the following statement is not true in the context of scientific investigation? जो वैज्ञानिक अन्वेषण है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? Data and evidence are same. Results are influenced by the procedure.
देयर इज नो वन साइंटिफिक मेथड, सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक इन्फ्लुएंसेस कंक्लूजन। जो वैज्ञानिक अन्वेषण होता है इसमें बच्चा क्या है, चीजों को खुद करके देखता है। तो यहाँ पे आंकड़े और प्रमाण जो है वो एक समान होते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि फैक्ट्स वो होते हैं, डाटा वो होता है जो आप जगह जगह से कलेक्ट करते हैं। जो डेटा होता है ये प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इस चीज की श्योरिटी नहीं होती है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। और जो एविडेंस होते हैं वो जब आप चीजों को एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को प्रूव करते हैं, दैट इज योर एविडेंस, कि भाई इस चीज का एविडेंस हमारे पास है। लेट सपोज इफ f इज इक्वल टू ma, देन वी हैव एविडेंस कि f जो है वो ma का ही मल्टीप्लाई क्यों है, ठीक है। रिजल्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है कि जो रिजल्ट होता है वो प्रोसीजर से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। देयर इज नो वन साइंटिफिक मेथड, कोई एक साइंटिफिक मेथड तो है नहीं है कि बस उसी से हम पूरी साइंस को डिस्कवर कर लेंगे। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए साइंटिफिक इन्फ्लुएंसर कंक्लूजन, विज्ञान जो है वो सामाजिक संदर्भ से भी प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अब यहाँ पे आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ एंड ए थ्योरी इन साइंस। एक होता है नियम और एक होता है सिद्धांत, ठीक है। थ्योरीज जो होती है ना ये चेंजेबल होती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेट सपोज मैं एक थ्योरी बना लूँ अपने दिमाग में, आप साइंस को लेके एक थ्योरी बना लो, कोई और एक थ्योरी बना ले, ठीक है। लेकिन जो लॉ होता है वो चेंज नहीं हो सकता, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ होता है, ग्रेविटेशनल लॉ होता है, मैग्नेटिक लॉ होता है, हम इनको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नाउ वी हैव टू फॉलो देम ब्लाइंडली। लेकिन जो थ्योरीज होती हैं, लेट सपोज अगर हम किसी भी थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो उसको क्या है हम इजीली चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरीज का कोई भी एविडेंस नहीं होता है। तो लॉ जो होते हैं वो जनरलाइजेशन होता है, जबकि थ्योरीज जो होती है वो एक्सप्लेनेशन होती हैं। लॉ जो होता है वो एक साइंटिस्ट के नेम पर होता है, जबकि थ्योरीज जो होती है वो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लॉ जो होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, जबकि थ्योरीज मॉडर्न होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ यूनिवर्सल है, जबकि थ्योरीज पर्सनल और कंटेक्चुअल होती है। ये चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं सही है कि जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल है। इफ m इज इक्वल टू ma, इफ न्यूटन्स लॉ आर अप्लाइड, इफ ब्यूएंट फोर्स इज अप्लाइड, ये सब जगह होगा। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं होगा। जबकि थ्योरीज जो होती है वो पर्सनल होती है, मैं अपनी कोई भी एक थ्योरी बना सकती हूँ। तो जो लॉ होता है ना वो जनरलाइजेशन होता है, यानी कि सामान्यकरण होता है, जबकि थ्योरीज जो होती है वो सिंपली व्याख्या होती है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंस। जो विज्ञान है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा है साइंस इज पार्सिमोनियस, साइंस इज स्केप्टिकल। ये साइंस की एक प्रॉपर्टी होती है। जो सीटेट में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है नेचर ऑफ साइंस, उसमें ये चीज बहुत क्लियर लिखी हुई है कि साइंस जो है वो संशयवादी है, यानी कि साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। साइंस जो है वो पार्सिमोनियस है, साइंस मतलब अल्पव्ययी है। लेट सपोज आप एक छोटी सी थ्योरी बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम नेचर ऑफ साइंस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत छोटा छोटा सा हम समराइज फॉर्म में उस चीज को क्या करते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं। तो विज्ञान क्या होता है आपका, अल्पव्ययी भी होता है, विज्ञान संशयवादी भी है। बेसिकली दिस इज नेचर ऑफ साइंस, दे बोथ आर वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव है, पार्सिमोनियस भी होता है और स्केप्टिकल भी होता है। विच ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस। विज्ञान में जो आकलन है उसकी समकालीन समझ को कौन सा कथन प्रतिबिंबित करता है। सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट फॉर पैरिटी। अगर आपको समकक्षता रखनी है तो उसके लिए सब बच्चों को एक जैसा काम दे देंगे, नहीं। तो उसमें क्या होती है, आप वैलिडिटी जो होती है ना एक चीज से, विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो जाती है। यूज ऑफ साइंटिफिक वोकेबलरी शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। जो वोकेबलरी होती है साइंटिफिक उसको यूज करना चाहिए बच्चे के असेसमेंट के लिए। प्रोसेस स्किल शुड बी द पार्ट ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे बच्चा किसी चीज को खुद अपने हाथ से करके देखता है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, बायो में करते हैं, तो ये क्या है, प्रोसेस स्किल, जहाँ पे आप किसी भी चीज को खुद अपने आप से करके देखते हैं। तो वो फॉर्मल असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए। औपचारिक आकलन जो स्कूल में होता है, जहाँ पे आप बच्चे को फीडबैक देते हैं कि कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट शुडंट बी यूज फॉर असेसमेंट इन साइंस। साइंस जो होती है वो हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी होती है, यानी कि जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि आप साइंस को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आकलन की समझ को हमें क्या करना है, प्रतिबिंबित करना है। उसमें प्रोसेस स्किल जो है, जब बच्चा खुद करके देखता है तो उसको फॉर्मल असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव द टीचर नीड्स टू। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसका मतलब यही है कि सारे बच्चों को आप इंक्लूड करके पढ़ाएं। पे मोर अटेंशन टू हाई अचीवर, अलाउ सेल्फ प्लेस लर्निंग, यूज स्टैंडर्ड करिकुलम, डिलीट डिफिकल्ट टास्क फॉर सम लर्नर्स। अगर आप कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट टास्क को डिलीट कर देंगे तो वो गलत है। स्टैंडर्ड करिकुलम यूज करने का मतलब है बच्चा अपने आप को सिक्योर और फील नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है सब बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो। कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कई बच्चे किसी और चीज में इंटेलिजेंट होते हैं। अलाउ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही है कि बच्चे को अपनी गति के साथ अधिगम करने दीजिए। कोई बच्चा एक बार में अगर ज्ञान अर्जित कर ले रहा है, लेट हिम अलाउ। अगर कोई बच्चा धीरे धीरे उस चीज को सीख रहा है, देन लेट हिम अलाउ ऑल्सो। पे मोर अटेंशन टू हाई अचीवर्स, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट डिजायरेबल इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड हैवीनेस। कौन सी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा सही है इस चीज़ का डिफरेंस एक्सप्लेन करने में कि डेंसिटी क्या होती है और हैवीनेस क्या होती है। डिफरेंस को एक्सप्लेन कर देना डेंसिटी और हैवीनेस के। डेंसिटी क्या होती है, m/b। तो आप इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बस छोड़ देंगे तो बच्चे के समझ में आ जाएगा। डिफाइनिंग डेंसिटी ऑपरेशनली, जो घनत्व है अगर मैं सिर्फ उसकी परिभाषा दे दूं कि मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, इससे बच्चे को समझ में आएगा नहीं। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे को अलग अलग आकार, अलग अलग माप और अलग अलग पदार्थ की वस्तु के साथ काम करने का अवसर देंगे तो बच्चा क्या है, हैंड ऑन एक्टिविटी करता है, मतलब खुद के हाथ से उसको करके सीख रहा है, तो उसमें बच्चे का ज्ञान जो है वो इफेक्टिव होगा। डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग फिजिकल बैलेंस, ये भी गलत है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आई रिपीट, अगर कहीं कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।